बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर में डाइजेशन चल रहा है और प्रीवियस क्लास तक हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक बात कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। इनका पहला हिस्सा ड्यूडेनम होगा, दूसरा हिस्सा जिजनम होगा और तीसरा हिस्सा इलियम होगा। हमने ये भी बात की थी कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है और फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा। अगर जनरली हम यहां पर देख ले, 3 कलर्स में उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्सों को मेंशन किया है। सबसे पहला हिस्सा यहां पर ड्यूडेनम है जो शॉर्ट हैं। हमने कल बात की थी कि ये तकरीबन 10 इंच से लेके 1 फीट तक होती हैं। और फिर हमने इसका डाइजेस्टिव फंक्शन भी क्लियर किया था कि ड्यूडेनम में कौन से फंक्शन होते हैं। आप याद रख ले कि यहाँ पर बाइल वगैरह का सिक्रीशन होगा। पेनक्रियाटिक जूस यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बाइल भी आएंगे ताकि एसिडिटी को रिड्यूस करे। ये पॉइंट आप यहाँ पर जहन में रख ले। दूसरा हिस्सा जिजनम है जो यहाँ पर इस स्लाइड में ब्लूइश कलर में नजर आता है। और आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर डाइजेशन का जो अमल है, केमिकल डाइजेशन का अमल, वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। फर्दर फिर इलियम में एब्जॉर्प्शन हो सकता है, डाइजेशन की यहाँ पर फर्दर ज़रूरत नहीं है। खुराक कंप्लीटली समवट वाटरी फॉर्म में है और अब यहाँ पर खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर फर्दर अगर वाटर वगैरह की एब्जॉर्प्शन है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन एज अ होल आप याद रख ले कि इसको हम कॉलन भी कहलाते हैं। सो 3 हिस्सों में हम इसको जनरली डिवाइड करते हैं। फर्दर अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें अब, तो उनके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। राइट साइड से अगर आप देख ले तो सिग्मॉइड हिस्सा है इसका, डिसेंडिंग है, ट्रांसवर्स कॉलन है, एसेंडिंग कॉलन है और सीकम है। ये फर्दर इंशाल्लाह ये नाम जाएंगे तो आप अभी से नोट कर ले कि लार्ज इंटेस्टाइन एज अ होल हम कहलाते हैं कॉलन। और फिर इनके 4 डिफरेंट पोर्शंस हैं पोजीशन के लिहाज से। एक असेंडिंग पोर्शन है, एक ट्रांसवर्स पोर्शन है, एक डिसेंडिंग पोर्शन है और एक इसमें सिग्मॉइड पोर्शन है। तो नेक्स्ट इसके बारे में भी बात होगी। प्रीवियस क्लास में एक और चीज़ क्लियर करते हैं। एलियोसिकल वाल जो है ये एक कनेक्शन है, ये एक मसल बैंड है, ये एक वाल है बिटवीन द जिजनम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान जो कनेक्शन है, यानी कि वो पॉइंट जहां स्मॉल इंटेस्टाइन से अब फूड एंटर होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ये वाल कहलाता है एलियोसिकल वाल। सो यहां से खुराक जो है इसकी एंट्री लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। अच्छा, अब आते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्ज करें खुराक मुंह में डाइजेस्ट हुआ, एसोफेगस से बात हो के स्टमक में आता है, स्टमक इनको फर्दर डाइजेस्ट करता है। फिर फर्दर डाइजेशन के बाद ये खुराक दाखिल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर फर्दर इसकी केमिकल डाइजेशन होती है। अब खुराक के साथ क्या होगा? अब एब्जॉर्प्शन का अमल कंप्लीट हो चुका है, तो अब बारी है डाइजेशन का, तो अब बारी है एब्जॉर्प्शन का। डाइजेशन तो कंप्लीट हुआ, मैकेनिकल डाइजेशन, फिजिकल और केमिकल डाइजेशन। देखिए, wall of the small intestine contain wrinkles or rough, and these rough covered by millions of villi
विच आर कवर्ड बाय मिलियन ऑफ माइक्रोवेली। देखिए, अगर हम जनरली बात करें तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, अगर वो इस तरह है, तो अगर हम इसका कोई बैरूनी अंदरूनी हिस्सा जो है वो लेते हैं, उसको फर्ज करें कि वी आर टेकिंग दिस पोर्शन, ये पोर्शन हम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा ड्रा करते हैं इस तरह, तो इसका जो सरफेस है वो इस तरह है, ये रफ। फिर इसके ऊपर पाए जाते हैं विली। विली आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो इनके ऊपर पाए जाते हैं इस तरह, और इनका एक प्रॉपर मकसद है। फिर अगर हम इस पोर्शन को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा ड्रा कर ले इस तरह, तो इसके ऊपर छोटे और हैं, एंड दीज आर नोन एज माइक्रोवेली। ठीक है। सो इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर होता है। इसका एक रीज़न है कि यहाँ पर क्यों वेली होते हैं, माइक्रोवेली होते हैं। पहले क्लासेस में हमने बात की है कि जितना एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया, उतना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कुदरत ने स्मॉल इंटेस्टाइन में रिंकल, रफ, माइक्रोवेली एंड वेली रखे हैं, और इन माइक्रोवेली और वेली की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के चांसेस हो सकते हैं। कितना सरफेस एरिया ये वेली और माइक्रोवेली प्रोवाइड करते हैं? अबाउट द एरिया पर टेनिस कोर्ट। एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा होता है, इतना सरफेस एरिया हमारे इंटेस्टाइन प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। सो इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होती है। फर्दर उसके साथ कंटिन्यू इनसाइड ईच वेलस, यानी कि इनसाइड ईच वेली और माइक्रोवेली दो चीज़ें आप याद रख ले कि ये मौजूद होंगे। एक वेलस हैं जो यहाँ पर सिंगुलर हम यूज़ करते हैं वेली के। एक वेलस को दो कनेक्शन होते हैं, एक इसको कनेक्शन होता है लेक्टील का, दूसरा कनेक्शन होता है कैपिलरी का, ब्लड कैपिलरी का। यानी कि एक विली से न्यूट्रिएंट्स या फूड वो लेक्टील में भी ट्रांसफर हो सकता है, एब्सॉर्ब हो सकता है, वो ब्लड कैपिलरी में भी जा सकता है। लेक्टील अगर आपको याद है तो सर्कुलेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये लिम्फेटिक सिस्टम के नर्व हैं, और ब्लड कैपिलरी जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नर्व हैं। तो हर एक वेली से जो है वो कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाते हैं लेक्टील में, फिर लिम्फेटिक सिस्टम में, और फिर उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में। हमने बात की थी कि लिम्फेटिक सिस्टम फिर ब्लड स्ट्रीम को ज्वाइन करता है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, और जो चीज़ें डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो फिर ट्रांसफर होते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन में। उसकी प्रीवियस क्लास में हमने इसकी बात की थी। ये हेपेटिक पोर्टल वेन पास होता है लिवर से, फिर लिवर इस न्यूट्रिएंट को फिल्टर करता है ब्लड को, और इसमें ग्लूकोज की लेवल को रेगुलेट करता है। आप ये बात नोट कर ले, पेट्स के अलावा जितने भी फूड हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो ज़्यादातर एब्जॉर्ब होता है ब्लड कैपिलरी में, और जो पेट्स होते हैं वो मोस्टली एब्जॉर्ब होते हैं लेक्टील के थ्रू। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो ब्लड सिस्टम के साथ शामिल हो जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, और ये जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं ये डायरेक्टली इसमें शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और उससे एब्जॉर्प्शन की बात थी। अगर हम फिर फर्दर इसी स्लाइड के ऊपर डाइजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन इसको देख ले कि अब अगर खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ अब भी इंटेस्टाइन में मौजूद हैं, और वो पास हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसके साथ अब क्या होगा? देखिए, कुछ इंट्रोडक्टरी बातें हैं इसकी कि ये लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास
जीआईटी का जो है ये सबसे फाइनल सेक्शन है। इसका फंक्शन ये है कि ये जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं वो रिमूव करते हैं और जो रिमेनिंग मिनरल है वो एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि अब भी अगर इस खुराक में कुछ मिकदार में पानी है या इसमें मिनरल्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जज़ब नहीं हुए हैं, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ब्लड स्ट्रीम के साथ शामिल करेगा। बाकी अब जो यहाँ पर फूड हैं ये कंप्रेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के साथ ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है अब इसके साथ म्यूकस शामिल हो जाता है। फिर जो गट फ्लोरा है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल डाइवर्सिटी है या वहाँ पर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं वो इनमें फीड होते हैं और इसके बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट हो जाता है पीसेस में। तो ये तमाम प्रोसेस होते हैं कहाँ पर, ये तमाम प्रोसेस होते हैं बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन। फूड किस तरह इसमें फॉरवर्ड होता है, देखिए पेरिस्टालिसिस जो है वो रेगुलर इंटरवल के बेस पर नहीं होता। पेरिस्टालिसिस हमने बात की थी कि जब लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल और सर्कुलर स्मूथ मसल्स वो रिदमिकली कंट्रैक्ट होते हैं और इसकी वजह से खुराक जो है वो ए टू जेड डायरेक्शन में पुश होता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये पेरिस्टालिसिस प्रोसेस है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टालिसिस कंटिन्यूसली होता है और उसमें फूड फॉरवर्डिंग प्रोसेस जो है वो भी कंटिन्यूसली होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरह नहीं है, यहां पर पेरिस्टालिसिस का प्रोसेस रेगुलर इंटरवल पर नहीं होता। दिन में 2 से लेके 3 मरतबा, डिपेंड करता है हेल्थ के ऊपर, फूड के ऊपर, जो हम कहलाते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड वाले पोर्शन यानी रेक्टम में पुश हो जाते हैं। रेक्टम अगर आप इसको देख ले तो पहली सेकंड स्लाइड पर हमने इसकी बात की, हमने जो है वो स्लाइड में इसको इमेज के फॉर्म में शो किया है, आप देख सकते हैं इसी क्लास में। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, दिन में 2 मरतबा, 1 मरतबा या 3 मरतबा, ये एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स एक्शन होता है और जिसकी वजह से फूड जो है वो इसमें आगे फॉरवर्ड होता है। अब ये रेक्टम की तरफ जाते हैं ये फूड और फिर रेक्टम के बाद ये एनस के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर जाते हैं। याद रख ले कि जब लार्ज इंटेस्टाइन से खुराक इसके आखिरी हिस्से रेक्टम में आ जाता है तो इंसान को डिज़ायर ऑफ डिफिकेशन होता है। इससे पहले अगर खुराक जो है वो रेक्टम में नहीं है तो डिज़ायर ऑफ डिफिकेशन फील नहीं होगा, बट जब खुराक लार्ज इंटेस्टाइन के इस आखिरी पोर्शन रेक्टम में दाखिल हो जाता है तब इसके बाद इंसान को डिज़ायर ऑफ डिफिकेशन आता है। तो आप याद रख लें कि इसमें ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो है वो दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा पॉसिबल है, डिपेंड करता है हेल्थ के ऊपर, खुराक के ऊपर वगैरह वगैरह। अगर हम स्ट्रक्चर की इसकी बात करें तो इस क्लास के पहले स्टार्ट में हमने ऑलरेडी जो है इनके 4 पोर्शन मेंशन किए हैं और वही 4 पोर्शन के ऊपर अब हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें, देखिए स्ट्रक्चर अगर हम देख ले तो ये लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये डायमीटर में ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन से और इसका टोटल लेंथ जो है ये तकरीबन 5 फीट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना था, 17 फीट, लार्ज का कितना है, 5 फीट। फिर हम इसको बेसिक 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, सीकम है, कॉलन है, रेक्टम है और अनाल किनाल है। देखिए सीकम जो है सबसे पहला हिस्सा है जो जिजरम के साथ अटैच हैं, इलियम के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी पोर्शन के साथ। सीकम शार्ट पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैं जो इलियम से खुराक रिसीव करता है एलियोसिकल वाल के थ्रू। एलियोसिकल वाल क्या चीज़ है इसकी वजाहत हमने इस क्लास के पहले वाली स्लाइड में की है।
एंड एग्जिस्ट एंड टू द असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन क्या चीज़ है? असेंडिंग, एक बात याद रख ले कि एज अ होल भी लार्ज इंटेस्टाइन को हम कॉलन कहलाते हैं। दूसरा पोर्शन इसका है कॉलन। देखिए कॉलन सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, और फिर कॉलन को हम डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। एक इसमें असेंडिंग पोजीशन या असेंडिंग कॉलन, इसमें ट्रांसवर्स कॉलन, इसमें डिसेंडिंग कॉलन और इसमें सिग्मॉइड कॉलन। और इसकी बात हमने भी क्लास के स्टार्ट में की है, आप वहाँ से स्लाइड में देख सकते हैं। लास्ट पोजीशन इसका होगा रिक्टम। रिक्टम के बारे में भी ऑलरेडी हम जानते हैं, ये सबसे फाइनल पोर्शन है। और आप याद रख ले कि अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रिक्टम में दाखिल होगा वो एंडोपामा पीसेस होगा, उनसे तमाम काम की चीज़ें जो हैं वो अब एब्जॉर्ब किए हैं बॉडी ने। देखिए रिक्टम के बाद जब खुराक रिक्टम में आता है, तकरीबन 1.5 इंच लॉन्ग कैनाल होता है जिनमें 2 मस्कुलर स्पेंक्टर होते। एक कहलाता है इंटरनल स्पेंक्टर जो ऊपर होता है, एक होता है एक्सटर्नल स्पेंक्टर जो बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पोर्शन पर होता है। तो आप याद रख ले, जब पीसेस पाम होते हैं ये बनते हैं उन अनडाइजेस्टेड फूड से और रिक्टम में दाखिल हो जाते हैं, और रिक्टम के बाद अनाल कैनाल में। तो यहाँ पर जो नर्व हैं वो इंटरनल स्पेंक्टर को रिलैक्स करके, यानी कि स्टिमुलेशन करते हैं। फूड जब दाखिल होता है तो इसकी वजह, नर्व की वजह से, सेंसेशन की वजह से, पीसेस की सेंसेशन की वजह से यहाँ पर नर्व क्या करते हैं, वो इंटरनल जो स्पेंक्टर है उसको ओपन करते हैं। देखिए जब इंटरनल स्पेंक्टर ओपन हो जाता है, इसके बाद पोरन जो एक्सटर्नल स्पेंक्टर हैं वो रिलैक्स होकर वो भी ओपन हो जाते हैं। इस तरह पेकल डिस्चार्ज होता है, यानी कि बॉडी से पीसेस निकलते हैं। फर्दर इंशाल्लाह जो इसके बाद इस चैप्टर में लिवर स्टार्ट होगा। अभी तक हमने बात की माउथ से लेके बकल कैविटी से लेके एनस तक, यानी कि जहाँ से हम खुराक एंटर करते हैं और जहाँ पर पीसेस निकलता है, इस तमाम ट्यूब की हमने बात की, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट के ऊपर हमने बात की। इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में फिर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड आर्गन है, इसमें पेनक्रियास है, इसमें गॉल ब्लैडर है और इसमें लिवर जो है, ये सबसे न्यूमेरियस हैं। तो इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में इसके बारे में बात करेंगे।